हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज एक 11 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक के मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने घोषणा किया कि वह अपने पारंपरिक स्थल दावोस स्विट्जरलैंड के बजाय सिंगापुर में 2021 की वार्षिक बैठक आयोजित करेगा। चूंकि स्विट्जरलैंड में कोरोना वायरस संक्रमण में वृद्धि देखी जा रही, इसलिए कार्यक्रम स्थल को स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्ष 2022 में वार्षिक बैठक दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाएगी। चलिए आपको डिटेल्स में सिंगापुर के बारे में बातें हैं। कैपिटल सिंगापुर सिटी, प्रेसिडेंट अल्मा हकूफ जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ली हिस्न लुंग, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, नेशनल डे 9 अगस्त, बिगेस्ट लेक है जुरोंग। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में सिंगापुर। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 2020 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को। हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। बात करें जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। यह दिन दुनिया भर में सभी को सशक्त बनाने के लिए हर साल मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के मानवाधिकारों के समर्थकों और संरक्षकों को भी चिन्हित करता है। इस साल का थीम है रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। थीम को नोट कर लें आप, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। चलिए आपको दिसंबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे और BSF फाउंडेशन डे, 2 दिसंबर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, 3 दिसंबर को वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप्ड, 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे, 4 दिसंबर को इंटरनेशनल बैंक डे, 7 दिसंबर को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे और सिविल एविएशन डे, 10 दिसंबर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य को 14 प्रस्तावित हाथी कल्याणों के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। बात करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उड़ीसा सरकार को 14 हाथी गलियारों पर 3 महीने के भीतर एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने राज्य में एक क्षेत्र से दूसरे हाथियों को तनाव मुक्त प्रवास प्रदान करने के लिए 14 गलियारों का प्रस्ताव दिया था। अभी 870 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के प्रस्ताव ने कोई प्रगति दर्ज नहीं की और इसलिए NGT ने राज्य को यह निर्देश जारी किए। चलिए अब आपको उड़ीसा के बारे में आते हैं। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। कैपिटल भुवनेश्वर। फर्स्ट CM हरिकृष्णा मेहताब। फर्स्ट गवर्नर सर जॉनस्टन हब्बाक। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक जो कि चिलिका जो कि उड़ीसा में ही है। उड़ीसा का हाईकोर्ट उड़ीसा में ही है। चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफ़ीक जी। बात करें आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उड़ीसा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कराड जनता कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसने महाराष्ट्र स्थित दी कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की गई है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है कि बैंक के जमाकर्ताओं में 99% से अधिक को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से उनका पूरा भुगतान मिलेगा। चलिए आपको डिटेल्स में RBI के बारे में बात हैं। RBI का गठन आपको पता ही होगा 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेसिडेंट गवर्नर शक्तिकांत दास जी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये याद रखिएगा 25वें नंबर के गवर्नर हैं। फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो कि एक नॉन इंडियन थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर KG जोशी। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। बात करें RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है जिसमें बैग का भार निम्न में से कितने किलोग्राम से अधिक
नहीं होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 किलोग्राम। सरकार ने स्कूली छात्रों के बस्ते के वजन को लेकर हमेशा उठने वाले विवाद को फिलहाल खत्म कर दिया। इसे लेकर सरकार ने नई बैग पॉलिसी जारी की है। इसके अनुसार स्कूली बच्चों के बस्ते का वजन उनके वजन के 10% से ज़्यादा नहीं होगा। इसके तहत पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन औसतन 1.6 से 2.2 किलोग्राम तय किया गया है, जबकि 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन अब औसतन 3.5 से 5 किलोग्राम के बीच होगा। वहीं प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई बैग नहीं होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एंजेला मार्केल। इस सूची में लगातार 10वें साल जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल शीर्ष पर रही हैं। कमला हैरिस इस सूची में तीसरे स्थान पर और निर्मला सीतारमण इस सूची में 41वें स्थान पर रही हैं। 17वीं वार्षिक फोर्ब्स पावर लिस्ट में 30 देशों की महिलाएं शामिल हैं। रोशनी नडार मल्होत्रा 55वें स्थान पर और किरण मजुमदार शाह 68वें नंबर पर हैं। लैंडमार्क समूह की प्रमुख रेणुका जगतियानी ने की सूची में 98वें स्थान दिया गया है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। ये हैं जर्मनी की एंजेला मार्केल जो कि चांसलर हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस देश ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे इकट्ठा किए गए धन का इस्तेमाल दवा और ज़रूरी चीज़ों को खरीदने में और राहत कार्य में किया जाएगा। इस नए कानून के अनुसार यह टैक्स एक ही बार लगाया जाएगा। ये उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास 20 करोड़ पैसों यानी कि $25 लाख से अधिक की संपत्ति है। चलिए अब आपको अर्जेंटीना के बारे में बात हैं। कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, प्रेसिडेंट है मॉरिसियो मैक्री जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात है करेंसी अर्जेंटीनो पेशो, इंडिपेंडेंस डे 9 जुलाई, हाइस्ट माउंटेन है अकॉन कागुआ, लार्जेस्ट लेक है लागो अर्जेंटीनो, स्पोर्ट है पाटो, एनिमल है रूफोस हर्नेरो, फ्लावर है एरिथिना। बात करें पार्लियामेंट नेम है नेशनल कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाती है, मैप में अर्जेंटीना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चाइना। बात करें चीन ने हाल ही में पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। इस परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है। चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक कर दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिखाया है। चलिए आपको चाइना के बारे में बातें हैं। कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रेनमिनबी, नेशनल डे अक्टूबर, हाइस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। नेशनल गेम की बात करें तो टेबल टेनिस, बर्ड वाइडी एंड पांडा, फ्लावर प्लम ब्लॉसम, पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में चाइना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चीन और नेपाल के 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर से बढ़कर हाल ही में कितनी हो गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 8,848.86 मीटर। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है। नेपाल और चीन ने 2 साल तक सर्वे वर्क पूरा करने के बाद माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई की संयुक्त घोषणा की है। यह साल 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मापी गई ऊंचाई से 86 सेंटीमीटर ज़्यादा है। नेपाल में साल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद से अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में बदलाव हुआ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रेक डांस। ब्रेक डांस अब आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में 2024 में होने वाले खेलों में इसे शामिल कर लिया है। युवा दर्शकों को लुभाने के लिए आईओसी ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा स्केटबोर्डिंग,
स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी इन खेलों में शामिल किया गया है। इन 3 खेलों को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया जाना था, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण 1 साल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विश्व धरोहर पर IUCN की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस क्षेत्र की स्थिति बहुत चिंताजनक है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN ने IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 3 जारी किया है। यह 2014 और 2017 की पिछली रिपोर्टों के डेटा का उपयोग करता है ताकि यह पता लगाया जा सके दुनिया के 252 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों के संरक्षण के प्रयास सही मार्ग पर हैं या नहीं। इस रिपोर्ट में सामने आया कि पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला का संरक्षण दृष्टिकोण चिंताजनक रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नई त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक कर भुगतान यानी कि QRMP योजना के तहत GST फाइल करने के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा क्या रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने GST प्रणाली के तहत छोटे करदाताओं के लिए त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक कर भुगतान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पिछले वित्त वर्ष में कुल 5 करोड़ रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाले करदाता इस योजना के लिए पात्र रहेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। दिसंबर 2020 में फिंच रेटिंग के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि क्या होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9.4%। अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में फिंच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP पूर्वानुमान को 9.4% तक बढ़ा दिया है। इससे पहले भी फिंच ने अनुमान लगाया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 में 10.5% तक संकुचित होगी। अब फर्म ने कहा है कि 2021 में टीकों के अपेक्षित रोल आउट के कारण आउटलुक में तेज़ी आई है। चलिए चलते पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। बात करें ICICI बैंक ने पेमेंट सुविधाओं का विस्तार करने के लिए iMobile Pay ऐप लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट परियोजना के निर्माण काम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र यानी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया। बात करें राजकमल झा जी को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है। बात करें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत को 10वां स्थान मिला है। भाजपा के सुशील मोदी जो कि एक नेता हैं, राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। साल 2020 के राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार से ICAR को सम्मानित किया जाएगा। बात करें ATB बैंक ने भारत में जैव ईंधन विकास के लिए $2.5 मिलियन की तकनीकी सहायता को मंजूरी दी है। भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस हाल ही में 8 दिसंबर को मनाया गया। बात करें ऑल इंडिया रेडियो के मधुकर गंगाधर जो कि एक लेखक थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक GK क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ताइवान। क्वेश्चन नंबर 2 है सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डी हिटलसी। चलते हैं आंसर ऑफ एस्टेडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी चाइना। क्वेश्चन नंबर 2 था हाल ही में किसने टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी गीतांजलि राव जी। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। किसने फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया है? क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। हाल ही में किसने वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का उद्घाटन किया? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टूडियो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।